क्योंकि तुम जब 12th में आओगे तब तुमको पता चल जाएगा कि यार क्लास 11th ही जेई की फाउंडेशन है। क्लास 11th में चीज़ें समझ नहीं आई तो चीज़ें बैकलॉग होंगी, चीज़ों में प्रॉब्लम आएंगी। क्लास 12th में भी सही से 100% दे नहीं पाओगे डिस्पाइट यू आर प्रिपेयरिंग, वर्किंग हार्ड, एवरीथिंग। 90% बच्चे जो स्कूल और कोचिंग दोनों साइड जाते हैं ना, वो स्ट्रगल करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। 90% बच्चे पीछे चले जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। इमेजिन करो कि तुम क्लास 12th में आ गए हो 10 महीने बाद एंड तुम रियलाइज करते हो कि भाई तुम्हारा 11th तो पूरा बैकलॉग से भरा हुआ है, तुम्हारा तो बहुत सारा चीज़ें छूटा हुआ है, तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया है, तुमको लग रहा है कि जेई प्रिपरेशन बर्बाद हो गई है, डर लग रहा है ना। ये 50% जेई एस्पिरेंट की रियलिटी होगी, हर साल होता है एंड इस बार भी होगा। 50% जेई एस्पिरेंट सोचेंगे कि भाई हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया है, 11th में कुछ नहीं आता, अब 12th के भरोसे बैठे हैं, 12th में भी समझ नहीं आएगा क्योंकि 11th की बहुत सारी चीज़ें 12th में भी डिपेंडेंट होती है। मेजोरिटी जेई एस्पिरेंट जो क्लास 11th में गलती करते हैं वो क्लास 12th में उनको भारी पड़ती है एंड क्लास 12th में आते हैं कि यार मेरा बैकलॉग बन गया है, मेरे से कवर नहीं हो पा रहा सिलेबस, मैं बहुत सारा टेंशन में हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है यार क्योंकि मेरा 11th भी बचा है, 12th में भी करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स लेके हर साल बच्चे आते हैं एंड हर साल रिग्रेट करते हैं कि भाई मैंने 11th को सही से क्यों नहीं किया। आज की इस वीडियो में मैं तुमको यही बताने वाला हूँ कि 11th को तुम कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हो ताकि तुम जब 12th में आओ 10 महीने बाद तब ये रिग्रेट ना हो तुमको कि काश मैंने 11th में अच्छे से मेहनत कर ली होती, मैंने वो सारी चीज़ें कर ली होती जो आइडियली स्टूडेंट को करनी चाहिए जब वो क्लास 11th में होता है, और टाइम पास में अपना समय वेस्ट नहीं करेगा और सही से चीज़ें फॉलो करेगा। तो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्लीज़ एंड तक अच्छे से फॉलो करना। तुमको समझ आ ही गया होगा कि व्हाई दिस वीडियो मैटर्स, क्यों मैटर करती है। क्योंकि तुम जब 12th में आओगे तब तुमको पता चल जाएगा कि यार क्लास 11th ही जेई की फाउंडेशन है। क्लास 11th में चीज़ें समझ नहीं आई तो चीज़ें बैकलॉग होंगी, चीज़ों में प्रॉब्लम आएंगी। क्लास 12th में भी सही से 100% दे नहीं पाओगे डिस्पाइट यू आर प्रिपेयरिंग, वर्किंग हार्ड, एवरीथिंग। तब भी तुमको लगेगा कि यार मैं कहीं ना कहीं पीछे हूँ लोगों से। शायद कुछ लोग मेरे से ऐसी एडिशनल चीज़ें जानते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें फास्ट सॉल्व कर पाते हैं और मैं नहीं कर पाता हूँ। यही है वो क्लास 11th का फंडामेंटल बेसिक्स। देखो ना भाई, अगर तुम केमिस्ट्री में अगर मोल कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ नहीं पाओगे तो तुमको मैं गारंटी लिख के देता हूँ, तुमको थर्मो भी सही से नहीं आएगा, तुमको इक्विलिब्रियम भी सही से नहीं आएगा। एंड सेम फिजिक्स में देखोगे तो फिजिक्स में तुमको मैकेनिक्स समझ नहीं आएगा, तो तुमको रोटेशनल भी समझ नहीं आएगा। तुमको अगर मोशन समझ में नहीं आएगा मैकेनिक्स में तो तुम रोटेशनल के सवाल कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। सर्कुलर मोशन के कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। यही सारे फंडामेंटल्स होते हैं। अगर तुमको फंक्शन नहीं आया मैथ्स में फंक्शन नहीं आया तो तुम क्या करोगे? डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? कैलकुलस कैसे करोगे? हाँ, ये सारी चीज़ें कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे भाई। इसीलिए क्लास 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करके क्लास 12th में जा सकते हैं, वो बात सही है, जा सकते हो, बट तब भी तुमको वो फीलिंग रहेगी कि यार मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। आई एम श्योर तुम लोगों ने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, तो दिल से जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उनको ओपनली लिखो कमेंट्स में। मैं तुमको पर्सनली रिप्लाई करूंगा हर प्रॉब्लम्स की, तो मेक श्योर शर्माना मत, खुल के लिखो। नो योर सिलेबस एंड प्लान। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना भाई कि तुम तो बैठ जाओगे किसी टॉपिक को लेके, बहुत सारा पढ़ोगे, उसको समझने की बहुत ट्राई करोगे। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि यार मैं वेव्स को समझ लूँ, मुझे वेव्स लगता ही नहीं था कभी आएगा अच्छे से। जैसे मेरे को 11th में वेव्स पढ़ाया ही नहीं गया था एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मैं वेव्स को कवर कर लूँ। मैंने बहुत सारा टाइम डाला वेव्स के पीछे और एक क्वेश्चन आया था सिर्फ, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि तुम ऐसी चीज़ों पे इतना टाइम डालते हो जो तुम्हारी छूट गई होती है एंड देन तुमको पता चलता है कि यार यहाँ से तो एक ही क्वेश्चन आया यार। तुमको लगता है ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हारे लगने से वो आएगा नहीं ना। तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं, हर चैप्टर में यूज़ होते हैं। भले डेडिकेटेडली उन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता हो, बट वो हर कहीं और जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। किसी इंटरमिक्स क्वेश्चन में आ जाते हैं या कुछ ना कुछ यूज़ हो जाता है उनका, वो चैप्टर्स फिगर आउट करने पड़ेंगे। जैसे तुम देखो, अगर मैं तुमको फिजिक्स में बताऊँ, फिजिक्स में तुम मोशन से लेके 2D 3D जो भी मान लो, इससे लेके तुम रोटेशनल तक सारा कुछ कवर कर लेना। रोटेशनल तक सारा कुछ अच्छे से आना चाहिए, टॉप क्लास आना चाहिए।
केमिस्ट्री में अगर तुमको मैं बताऊं, केमिस्ट्री में स्टोइकोमेट्रिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना इधर। देन थर्मोडाइनमिक्स आना चाहिए। देन GOC, बेसिक्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चीज़ें तुमको 100% आनी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में अगर तुम देखो भाई, तुमको मैथ्स में फंक्शन आना चाहिए, ठीक है, फंक्शन आना चाहिए। एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों पे वेक्टर एंड 3D और ये सारे टॉपिक्स बिल्डअप होते हैं, कैलकुलस बिल्डअप होता है फंक्शन पे। तो ये अगर तुमको बहुत अच्छे से आते हैं, ये मस्ट टू चैप्टर्स है और इन पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। अगर ये छूट गए ये चैप्टर्स तो तुम 12th में भी स्ट्रगल करोगे। तो बात रह गई कि ये प्लानिंग कैसे करें। देखो 4 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर बनाओ, देन हर हाई प्रायोरिटी चैप्टर को उसके बाद कवर करो, देन अपने मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर्स को कवर करो। अगर उनमें थोड़ा बैकलॉग भी बन गया है तो उनको क्लास 12th के साथ भी कवर कर सकते हो। देन लो प्रायोरिटी ऑर्डर चैप्टर्स को तुम कभी भी कर सकते हो जब तुम्हारा मन करे। पूरी जेई जर्नी में जब भी तुमको टाइम मिले तब तुम अपने लो प्रायोरिटी चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो है भाई बैलेंस स्कूल एंड कोचिंग। मैं खुद एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट था और मैंने जेई निकाला था। 90% बच्चे जो स्कूल और कोचिंग दोनों साइड जाते हैं ना, वो स्ट्रगल करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। 90% बच्चे पीछे चले जाते हैं इन चीजों की वजह से, क्योंकि डील ही नहीं कर पाते। स्कूल वाले तुमको बोलेंगे यार कोचिंग वाला काम क्यों कर रहे हो, कोचिंग वाले बोलेंगे कि यार स्कूल में कर लो, तुमको जहां टाइम मिलता है वहां कर लो। हर कोई बोलेगा कि भाई तुम मेरा करो, तुम मेरा करो, एंड तुम वहां पे फंसे रह जाओगे। तुम ना ये कर पाओगे अच्छे से, ना वो कर पाओगे। सबसे पहली चीज जो करनी है वो तो ये है कि भाई तुमको स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसका स्ट्रेस नहीं लो। नो स्ट्रेस, ठीक है, नो स्ट्रेस। समझ आता है तो आने दो, नहीं आता है तो नहीं आने दो। अगर तुम सिर्फ स्कूल जाते हो तो भाई तुमको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम स्कूल और कोचिंग दोनों जगह जाते हो तो स्कूल में जो जो पढ़ाया जा रहा है उसका नो स्ट्रेस लो। अगर समझ आता है तो बढ़िया है, लेकिन आगे बढ़ जाओ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं देखता हूँ ना यार, हर कोई जो जेई के अच्छे से सीरियसली भी प्रिपेयर करता है वो सोचता है यार स्कूल का टाइम तो एंजॉयमेंट के लिए है। स्कूल के टाइम में बहुत ज्यादा टाइम पास करते हैं, तो टाइम पास मत करो यार प्लीज। मैं खुद लास्ट बेंच पे बैठ के प्रैक्टिस करता था प्रॉब्लम्स को, वो बोर्ड्स लेवल की हो गई या जेई लेवल की हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ करता था पढ़ाई के रिलेटेड। ये टाइम पास वाला एरिया नहीं है, तो टाइम पास प्लीज मत करो। स्कूल तुम्हारा टाइम जा रहा है वहां पे तो कुछ अच्छी चीजें प्रैक्टिस करो, कुछ ऐसी चीजें जो तुमको पढ़ाई में काम आए वहां पे अपना टाइम यूटिलाइज करो। तीसरा जो अप्रोच मैं अपनाता था, अगर तुम भाई स्कूल में से तुमको बहुत ज्यादा होमवर्क मिल रहा है ना, तो मेक श्योर करो कि तुम वो होमवर्क स्कूल में ही खत्म कर दो। या बहुत टाइम वेस्ट मत करो उसके पीछे, किसी से करवा लो या कुछ भी छोटा मोटा जुगाड़ लगा लो, ठीक है। बट स्कूल में अगर कोई भी फालतू काम है कि भाई बस कॉपी पेस्ट करना है चीज़ों को, कोई भी ऐसी चीज़ है कि भाई ये पढ़ा है बस इसको 3 बार लिख के लाना है, बस ऐसा कुछ बोल दिया तुम्हारे टीचर ने, तो ऐसे फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट मत करवाना। मत करके रहना तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे जर्नल्स होती हैं, प्रैक्टिकल्स के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या मैट्रिक्स बोल लो, जो नंबर्स आते हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना, अपनी टीचर की सुनना, प्लस मेक श्योर करना कि तुम उनके आलतू फालतू काम नहीं कर रहे हो जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा हो। एंड लास्ट में तुमको मैं सिंपल बता देता हूँ, देखो 70% फोकस करो तुम कोचिंग पे, ठीक है, एंड 30% स्कूल पे, क्योंकि थोड़ा सा 75% भी देखना होता है तुमको। तो स्कूल में थोड़े अच्छे रिलेशन बना के रखोगे तो हो सकता है तुमको प्रैक्टिकल्स में अच्छे नंबर दे दें, एंड और भी चीज़ें अगर फेवरेट होते हो तुम किसी भी जगह पे तो तुमको थोड़े फेवर्स मिल जाते हैं। मेक श्योर करो तुम सारे टीचर से अच्छे रिलेशन बना के रखते हो, एंड मेक श्योर करो ये सारी चीज़ें भी तुम्हारी एक साथ हो रही हैं। वर्क ऑन बैकलॉग। अब बैकलॉग क्या होता है ना भाई, जब तुम स्टार्ट करते हो तब तो होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट होता है वो बैकलॉग भी एक एक करके 1% 2% बढ़ता ही जाता है। तो बैकलॉग को डील करने के सिंपल 2 तरीके हैं भाई। या तो तुम बैकलॉग को भूल जाओगे, ये कभी सिलेबस में था ही नहीं, इसको एंड में कवर कर लेना, या अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो उसको कवर कर लेना। दूसरा तरीका ये है कि तुम भाई बैकलॉग को साथ साथ कवर करते जाओ, नया बैकलॉग मत करने दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, हर कोई चाहता है कि मैं बैकलॉग जल्दी तैयार कर लूँ या कवर कर लूँ, लेकिन क्या होता है ना उस चक्कर में वो करंट वाली चीज़ों को भी बैकलॉग बना देते हैं, तो तुम बैकलॉग कवर करते करते बैकलॉग और बनाते जा रहे हो, तो यहाँ पे बैकलॉग की साइकिल बन जाती है। वो साइकिल बहुत ज़्यादा विशियस होती है। 99% बच्चे फंस जाते हैं, एंड जो निकल पाते हैं वही IIT में जाते हैं, क्योंकि हर कोई यही डील कर रहा था यार ये तो छूटा हुआ है, ये तो बैकलॉग में है। तो प्लीज़ देखो 2 अप्रोचेस हैं यहाँ पे। पहले तो आज अगर तुम्हारा कोई चैप्टर बैकलॉग बना है तो या तो तुम अगर आज के आज उसको कवर नहीं कर सकते, जो छूटा है तुमको समझ नहीं आया है वो आज के आज कवर करो, ठीक है।
आज के आज कमेंट में लिख दो, सब आज के आज कवर करूंगा, जो जो बैकलॉग होगा सब आज के आज कवर करूंगा। तो ये आज के आज अगर कवर नहीं हुआ तो कुछ फायदा नहीं है, नेक्स्ट मूव करो। अगर आज कवर नहीं हुआ तो भाई भूल जाओ कि भाई तुम्हारा कोई चैप्टर पढ़ाया था, बैकलॉग था। मेक श्योर करो कि जो करंट चीजें चल रही हो उसमें से कोई भी बैकलॉग ना हो। तो तुम्हारा एक लेवल तक बैकलॉग है ना, ये जो बैकलॉग वो रुक जाएगा, वो ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ पे ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि तुमने अब मान लिया है कि भाई मैं करंट वाला छोड़ूंगा ही नहीं, कुछ भी कितना भी हो जाए करंट वाला पूरा का पूरा करूंगा। तो ये दोनों ही अप्रोच होती हैं। अब इन दोनों को लगाने की ट्राई करोगे तुम तो भाई साइकिल में फंस जाओगे, ठीक है, साइकिल में फंस जाओगे। यहाँ पे आओगे तो यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ पे आओगे तो यहाँ प्रॉब्लम। तो इनमें से कोई एक अप्रोच अपना लो, या तो ये करो या तो ये करो, दोनों में चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट रिवीजन पे। स्मार्ट रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड वो स्मार्ट क्या भाई, रिवीजन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेईई प्रिपरेशन में। क्योंकि भाई एक रिसर्च कहती है कि अगर तुम अपनी कोई भी चीज पढ़ते हो वो 1 घंटे बाद तुम 50% भूल जाते हो, ठीक है, 50% भूल जाते हो, एक दिन के बाद तुम 70% भूल जाते हो उस चीज को, एक वीक के बाद 90% चीजों को भूल जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ी साइकिल है जहाँ पे हमारा ब्रेन थोड़ा थोड़ा मेमोरी पीछे छोड़ता जाता है। तो तुमको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है, स्पेशली फॉर जेईई जैसी एग्जाम जहाँ पे हर चीज़ का वेटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर ऐसा है जहाँ पे तुम अच्छा कर सकते हो और वो तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो और वो भूल गए, एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्लास 12 में आके डायरेक्ट खोल रहे हो। तो इसके लिए मैं तुमको एक स्मार्ट रिविजन शेड्यूल बताने वाला हूँ। तुमको करना क्या है भाई, सबसे पहले डेली रिवीजन। इसमें करना क्या है ना, लास्ट 2 दिन में जो जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हो उनका क्विक रिवीजन करना है 30 मिनट के अंदर अंदर। देन लास्ट वीक रिवीजन, जिसमें तुमको लास्ट वीक के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए गए हो उनको 2 घंटे देने हैं अच्छे से, एंड सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेने। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए 2 घंटे दे रहा हूँ। मंथली रिवीजन में तुमको उस मंथ में जो जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हो एकदम डिटेल्ड पूरा जाके बैठना है और फटाफट से रिवीजन करना है। 6 से 7 घंटे ले लो तुम, 8 घंटे भी चल जाएंगे, बट एक वीकेंड निकाल के पूरे मंथ का रिवीजन हो जाना चाहिए। जहां जहां हर सब्जेक्ट में जो जो पढ़ाया तो वापस तुमको हर चीज रिकॉल हो जाएगी, यार ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था। एंड देन ये अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हर 3 महीने में जो जो लास्ट 3 महीने का पढ़ाया गया है उसको अच्छे से निकाल के एक पूरा संडे या सैटरडे दे के पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो कि लास्ट 3 महीने में जो जो निकाला गया है, पढ़ाया गया है, क्या वो तुमको अभी भी याद है, वो टेस्ट कर लो, नोट्स के थ्रू गो थ्रू कर लेना, और जो जो तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे हो अपनी डीपीपी में वो सॉल्व कर लेना। लास्ट जो चीज़ है वो है मंथली रिव्यू। ये मैंने भी गलती करी थी मेरी जेईई प्रिपरेशन के थ्रू, एंड मैं बहुत ज़्यादा पछताया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली में सिलेबस क्या है। मैंने सिलेबस प्लानिंग नहीं करी थी सही से, जिसकी वजह से मेरे को कोचिंग ने चूना लगा दिया। मेरी कोचिंग ने बताया ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, एंड मैं ऐसे लूप में फंस गया था, मेरे 2-3 चैप्टर्स फंस गए थे। लेकिन अगर तुम मंथली रिव्यू करोगे तो तुम्हारा कोई चैप्टर फंसेगा नहीं, तुम अच्छे से हर चीज़ कवर कर पाओगे। देखो एक मंथली रिव्यू प्रोसेस बनानी है तुमको, उसमें करना क्या है ना, ये 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ है कितना सिलेबस कवर हुआ है उसको चेक करना है तुमको। उसमें सिर्फ ये देख लो कितने चैप्टर्स कवर हुए हैं, क्या प्लान शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस है, कहाँ पर तुम पीछे हो और कहाँ पर आगे हो। ये 3 चीज़ें अगर तुम चेक कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेबस कवरेज का आइडिया लग जाएगा तुमको। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का असेसमेंट करना है तुमको समझना है कि तुमको क्या चीज़ें समझ आई है, क्या चीज़ें नहीं आई है। उसके लिए सिंपल तुमको 3 चीज़ें करनी है। क्या इजी लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं, इजी लेवल के हो रहे हैं मतलब तुमको बेसिक्स क्लियर है। क्या तुमको मीडियम लेवल के हो रहे हैं, मीडियम लेवल के हो रहे हैं मतलब तुमको ठीक ठाक कॉन्सेप्ट आता है। डिफिकल्ट लेवल के हो रहे हैं तो तुमको भाई पूरा चीज़ें समझ आ गई है, उसमें इर्द गिर्द जो जो बातें हैं तुमको सारी पता है। तो ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल का असेसमेंट हो जाता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो तुम्हारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरे लिए प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके लिए भी 3 ही चीज़ करनी है भाई, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक है ये देखो। अगर ऐसे समझ नहीं आता वीक कौन सा है तो तुम क्या करोगे भाई, तुमको कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा टाइम डाल रहे हो और वहाँ से सबसे कम आउटपुट आ रहा है, तुमको कौन से चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार इस चैप्टर्स के क्वेश्चन मेरे से होंगे या नहीं होंगे। तुम ये भी चेक कर सकते हो कि भाई तुमको कहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो इन सब चीज़ों से तुमको अपने वीक एरियाज पता चल जाएंगे जो प्रॉब्लमेटिक है। एंड स्टडी पैटर्न एनालिसिस, जिसमें तुमको ये देखना है कि तुम्हारा डेली कितने घंटे टाइम पास हो रहा है, तुम्हारा कहाँ टाइम जा रहा है, क्या तुम सही जगह पे टाइम डाल रहे हो या नहीं डाल रहे, तुम अपनी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये चीज़ें तुमको एनालाइज करनी पड़ेंगी।
देखो ये सारी चीज़ें तुम अकेले मत करना, तुम अपने पेरेंट्स के साथ हो सके तो पेरेंट्स के साथ करना, कोई बड़ा भाई हो, मेंटर हो, सीनियर हो, उनके साथ बैठ के रिव्यू करना, क्योंकि मेजर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ थिंग्स गेट मेजर्ड इट गेट्स इम्प्रूव्ड। तो अगर मेजर ही नहीं होगा तो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, तुम अपने वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे एंड देन 11th में ख़त्म होके 12th में रोओगे, ऐसी वीडियोस देखोगे कि भाई मेरा 11th में बैकलॉग कैसे कवर करूं, 11th वेस्टेड, रोते हुए फोटोज़, बैकलॉग बचा लो एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर उसमें नहीं पढ़ना है तुमको तो प्लीज़ इस वीडियो में जो जो बताया है अच्छे से फॉलो करना, बहुत डिटेल में बताई ये चीज़ें। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।